नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक और अनूठे टॉपिक के साथ आए हैं। राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह, जैसे कि रीट का सिलेबस आ गया है, ग्रेड 3 मेंस एग्जामिनेशन का, उसमें एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। तो आज उसी का हम टॉपिक लेके आए हैं। ये भाग 1, भाग 2, भाग 3 में हम लेके आएंगे। तो आज इसका पहला भाग है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल बात हो जाए। कोई भी तैयारी में अगर आप अपना रक्त डालेंगे, आप अपना वक्त देंगे, तो एक न एक दिन सफलता आप में से अपने आप व्यक्त होगी। तो ये बात जरूर सोचिए। कोई भी तैयारी करें, ऐसी करें, उस पर अपना रक्त डालें, अपना वक्त डालें, तो एक न एक दिन सफलता अपने आप में से, आपके शरीर में से, आपकी पर्सनालिटी में से अपने आप व्यक्त होगी। तो रक्त डालिए, वक्त डालिए अपनी तैयारी में, यज्ञ कीजिए, एक न एक दिन सफलता आपके में से, अंदर में से अपने आप व्यक्त होगी। आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। तो ये जो आपको स्लाइड दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे प्रतीक चिन्ह हमने दिए हैं और आज इस पे बात करने वाले हैं कि राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान स्थापना दिवस की, राजस्थान दिवस की, फिर झंडी का क्या महत्व है, राजस्थान में ऊंट का क्या महत्व है, राजस्थान में चिनकारा का क्या महत्व है। हर चीज अपन बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम स्टार्ट करते हैं अगली स्लाइड। लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान ये शब्द सबसे पहले कब उजागर हुआ और क्यों हम राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस ये अलग अलग बनाते हैं। सबसे पहले 1949 30 मार्च क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1956 क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो 8 साल 7 महीने जो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सवाल बन सकते हैं, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले जो दिनांक है वो है 30 मार्च 1949। इसमें क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। 30 मार्च 1949 में कौन कौन सी रियासतें का एकीकरण हुआ, वो जानिए। कौन कौन सी? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। 30 मार्च 1949 को इनका एकीकरण हुआ और उसको क्या कहते हैं वो भी समझिए। बृहत्तर राजस्थान संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहत्तर राजस्थान संघ, अगर ये प्रश्न आता है तो कौन कौन सी रियासतों पर प्रकाश डाला जाएगा, तुरंत जान लीजिएगा। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। याद करने का तरीका अच्छा है, जे 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 बी, बहुत इजीली याद हो जाएगा। G3B, 3 जे, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों रियासतें पहली बार जब मिली, एकीकरण हुआ इनका, तो क्या बना? बृहत्तर राजस्थान संघ। और ये कौन सा वर्ष था? 30 मार्च 1949। तो सबसे पहले राजस्थान दिवस की जो डेट है वो आपको याद होनी चाहिए, 30 मार्च। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो आज का राजस्थान का जो स्वरूप है पूरा, ये कब निखर के आया। ये एकीकरण जो है 7 चरणों में हुआ। तो 7वें चरण में जाके आज का जो राजस्थान है, इसका पूरा स्वरूप सामने आया। तो वो डेट कौन सी थी, वो डेट भी याद रखिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। तो इसमें 7 चरणों में ये एकीकरण की प्रक्रिया जो पूरी हुई। This entire process took 8 years 7 months and 7 rounds। 7 चरणों में हुए और 7वां चरण जब खत्म हुआ तो ये आज का आधुनिक राजस्थान का स्वरूप सामने आया। वो कौन सी दिनांक थी? 1 नवंबर 1956। इसीलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस, अगर कोई सवाल आता है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, गौर से पढ़िएगा कि अगर राजस्थान दिवस की बात कर रहे हैं तो कौन सी डेट आएगी? 30 मार्च 1949। और राजस्थान स्थापना दिवस की बात कर रहे हैं तो कौन सा दिवस, कौन सी डेट सामने आएगी? 1 नवंबर डेट सामने आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो राजस्थान का स्वरूप देख रहे हैं आप, इसमें भी एक हमने यहाँ पे तीर बना रखा है। ये इसलिए बना रखा है कि ये सबसे लेटेस्ट जिला जो ऐड हुआ है, उसका वो कहाँ सिचुएटेड है, वो हमने तीर लगा रखा है। उसका नाम है प्रतापगढ़। आगे भी प्रतापगढ़ का जिक्र होगा जब हम ऊंट की बात करेंगे।
पूरे राजस्थान में सबसे कम ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? वो प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। तो आगे बने रहिएगा हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 सवाल आ सकते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो तैयारी ऐसे करिए कि फटाक से उत्तर दे सके। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य पक्षी कौन है? गोडावन। गोडावन हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडावन। इसके बारे में कुछ चीजें हमको जाननी चाहिए। एवरेज हाइट कितनी होती है गोडावन की? एवरेज हाइट होती है 4 फीट। ठीक है, एवरेज हाइट इसकी 4 फीट है। और जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कंजर्विंग नेचर, जो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है, वो हर बार एंडेंजर्ड स्पीसीज, वो प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पे हैं, खतरे में हैं, उसका नाम उसमें अंकित होता है। उस पुस्तक को बोलते हैं लाल डाटा पुस्तिका। लाल डाटा पुस्तिका, वो ये बुक प्रकाशित करती है, लाल डाटा पुस्तिका। उसके अंदर उन प्रजातियों का उल्लेख होता है जो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज, हिंदी में बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। तो ये गौर फरमाने की बात है कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्विंग नेचर, जो सिचुएटेड है ग्लैंड स्विट्जरलैंड, वो हर वर्ष ये एक बुक प्रकाशित करती है जिसका नाम है लाल डाटा पुस्तिका। उसमें उन प्रजातियों का नाम उल्लेख होता है जो लुप्त होने के कगार पे है। इंग्लिश में बोलते हैं दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। उनको अंग्रेजी में बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज और संकटग्रस्त प्रजातियां। ठीक है, उसमें गोडावन का नाम आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि अभी इनकी संख्या बहुत कम बची है। पूरे विश्व में मात्र इनकी संख्या 300 बची हुई है। 300। दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो गोडावन जो है मूलतः कहाँ का है? ये मूलतः जो है अफ्रीका का पक्षी है। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट जो है वो लगभग 4 फीट होती है और राजस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडावन है। कब मिला इसको ये दर्जा? कौन से वर्ष में मिला? 1981 में इसे राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। आपको यह भी सवाल पूछा जा सकता है, गोडावन नहीं और विकल्प के अंदर 4 पक्षियों के नाम दे दें और आप गोडावन ढूंढते हैं, गोडावन मिला नहीं, उसके अंदर लिखा हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो वो भी गोडावन का ही नाम है। तो आप बिल्कुल क्लियर रहिए, कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम क्या है? एरिडियोटिस निग्रिसेप्स। निग्रिसेप्स याद कर लीजिए, बाइसेप्स की वजह से निग्रिसेप्स, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है एरिडियोटिस निग्रिसेप्स। गोडावन को हाड़ौती क्षेत्र में सोरसन, 12 में माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। गोडावन पक्षी राजस्थान के अक्सर 3 क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। एक तो मरु उद्यान। मरु उद्यान जो है वो कहाँ आया हुआ है? वो जैसलमेर और बाड़मेर, बाड़मेर का भी कुछ हिस्सा उस मरु उद्यान में आता है, इसलिए इस मरु उद्यान को जैसलमेर और बाड़मेर कंबाइन करके बोला जाता है मरु उद्यान। मरु उद्यान में अक्सर पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल टेरेन जो है बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ इलाकों को मिक्स करके ये पूरा मरु उद्यान बनता है, वहां पे पाए जाते हैं राजस्थान में। सोरसन 12 में पाए जाते हैं, सोरसन। तीसरा सौंकलिया अजमेर में पाए जाते हैं। ये 3 जगहों पे गोडावन पाए जाते हैं, गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। गोडावन का प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। जोधपुर का जो जंतुआलय है वो गोडावन के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। गोडावन राजस्थान के अलावा गुजरात में भी पाया जाता है, कुछ संख्याओं में, बहुत लिमिटेड संख्याओं में गुजरात में भी पाया जाता है। इससे ऊपरी भाग का रंग नीला होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 4 फुट होती है, जो मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको। इसका प्रिय भोजन मूंगफली, तारामीरा तथा टिड्डे। मूंगफली, तारामीरा और टिड्डे, ग्रासहॉपर्स, ये इसका मुख्य भोजन होता है। तो ये जो जानकारी है कि राज्य पक्षी गोडावन के बारे में आपके पास होनी चाहिए। इसमें से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। कौन से वर्ष में इसको राज्य
राज्य पक्षी माना गया। कौन सा वर्ष था वो हमने बता दिया है, 1981। 1981 में माना गया। इसको द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये लुप्त होने की कगार पे है, इसलिए ये लाल डेटा पुस्तिका में इसे गंभीर रूप से संकटमद श्रेणी में डाला गया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त मतलब इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज अंग्रेजी में बोला जाता है। मतलब ये एंडेंजर्ड स्पीसीज वो हैं जो क्रिटिकली हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम बची है। लगभग जो आंकड़ा है वो एकदम स्पेसिफिक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, पर जो लेटेस्ट सोर्सेस के हिसाब से 300 के आसपास इनका आंकड़ा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। राजस्थान का राज्य पशु। अब राज्य पशु जो है, राज्य पशु दो तरह के होते हैं, एक होता है वन्य जीव, एक होता है पालतू जीव। तो वन्य जीव की बात करेंगे तो चिंकारा का नाम आएगा, और पालतू जीव की बात करेंगे तो ऊंट का नाम आएगा। तो ये सबसे पहले जानिए राज्य पशु। राज्य पशु के आगे लिखा हुआ है चिंकारा और ऊंट। क्यों लिखा गया है कि इसमें दो श्रेणियां हैं। अगर राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव पूछ रहे हैं तो कौन सा नाम आएगा? चिंकारा का नाम आएगा। अगर पालतू जीव पूछ रहे हैं तो किसका नाम आएगा? ऊंट का नाम आएगा। वन्य पशु चिंकारा, इसको कौन सी ईयर में ये दर्जा मिला था? वो भी 1981 राज्य पशु घोषित किया गया था। राज्य पशु में दो श्रेणियां हैं, एक वन्य जीव है, एक पालतू जीव है। ये वन्य जीव वाली श्रेणी में आता है और वर्ष 1981 में इसको ये दर्जा प्राप्त हुआ। ये एंटीलोप प्रजाति का जीव है। एंटीलोप प्रजाति का जीव है। ये कौन सी प्रजाति का जीव है? एंटीलोप। एंटीलोप कहां से आया? एंटीलोप वर्ड आया एक फ्रेंच नेम से। फ्रेंच शब्द है एक एंटीलोप, इसका मतलब है खूबसूरत आंखें, खूबसूरत पलकें। वहां से इस शब्द को लिया गया है। तो ये बेसिकली हिरण की प्रजाति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीलोप मतलब खूबसूरत आंखें, खूबसूरत पलकें। ये एक फ्रेंच शब्द से उठाया गया शब्द है। एंटीलोप प्रजाति का जीव है। इसका वैज्ञानिक नेम क्या है? गजेला बेनेटी। बहुत इजी है, याद कर लीजिए। बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम आपको याद ही करने पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है। जितनी बार आप इसको लिखेंगे, जितनी बार इसको याद करेंगे, आपकी स्मरण में रहेगा एकदम। तो इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या नाम है? गजेला बेनेटी। चिंकारा को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। कई बार छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है चिंकारा को। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। जो नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर प्रसिद्ध है, नाहरगढ़ जो जयपुर में स्थित है, सिचुएटेड है, वो बहुत फेमस है चिंकारा के लिए। सवाल बन सकता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए उसकी। ये एक शर्मिला जीव है और सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है। ये बहुत शर्मिला होता है नेचर में। हल्की सी कोई भी आवाज बहुत दूर तक सुनता है। ये हल्की सी कोई भी आवाज होगा तो ये अपनी जगह से छलांग मार के भाग जाएगा। बहुत शर्मिला होता है और अक्सर मरु भाग में पाया जाता है। तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया। जब बात करेंगे राज्य पशु की तो उसमें दो श्रेणियां हैं, वन्य जीव है, दूसरा कौन सा है? पालतू जीव। वन्य जीव में बात करेंगे तो कौन सा है? चिंकारा। कौन से वर्ष में उसको दर्जा मिला था राज्य पशु का? 1981 1981। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पालतू पशु ऊंट। अब ऊंट की बात करते हैं। पालतू पशु में जैसे मैंने बताया, वन्य जीव में आता है चिंकारा और पालतू पशु में आता है ऊंट। अब ऊंट हम सब राजस्थानियों के लिए बड़े गौरव की बात है। इतनी हाई टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम कंडीशंस में बिना पानी, काफी समय तक बिना पानी के ये रह सकता है आराम से। ये रेगिस्तान पे बड़े आराम से चल सकता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है चलने में, ये वहां बहुत आराम से चल सकता है। तो क्या है इसकी विशेषताएं, जानिए। उपनाम रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है इसको, और इंग्लिश में शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं इसको। रेगिस्तान का जहाज और शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं? पानी पे शिप कितना आसानी से तैरता है, वैसे ही इसके पैर के नीचे, इसके पंजों के नीचे जो गद्देदार पंजे होते हैं, उससे ये बड़ा आराम से रेगिस्तान पे चल सकता है। इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जूलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम अगर कभी सामना पड़ जाए इन शब्दों का तो इनको याद करना पड़ेगा। तो इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है? कैमल से बना कैमलस और ड्रोमडेरियस।
कैमुलस डोमिडेरियस, ये इसका जूलॉजिकल नेम है, ये आपको याद करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया। इस पे दो सवाल बन सकते हैं, कब घोषणा हुई और कब दर्जा मिला। लगभग 6 महीने का इसमें अंतर है, 5 से 6 महीने का। 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया, घोषणा हुई, और 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया। तो याद रखिए, पहला पॉइंट, पहली डेट और ये दूसरी डेट। पहली डेट में तो ये घोषणा हुई कि इसको राज्य पशु मान लिया गया है, ठीक है। 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। तो घोषणा हुई 30 जून 2014 में और 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट सवाल बन सकता है बाड़मेर में, तथा न्यूनतम ऊंट जैसा कि मैंने पहले बताया था प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। जो सबसे लेटेस्ट जिला हमारा जुड़ा है उसमें सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं प्रतापगढ़, सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बीकानेर में प्रतिवर्ष ऊंट महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये। बहुत सारे सैलानी इस मेले को देखने आते हैं राजस्थान, हमारे टूरिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। कौन सा? बीकानेर में ऊंट महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव कौन से माह में बनाया जाता है और कहां बनाया जाता है, ये सवाल बन सकता है। तो जनवरी में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव। कहां मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। राजस्थान में ऊंटों की नस्लें किस तरह की है उसको भी आपको याद करना है, बिल्कुल याद करना है, सवाल आ सकता है। नाचना ऊंट पहली, गोमट ऊंट दूसरी, अलवरी ऊंट तीसरी, जैसलमेरी ऊंट चौथी, सिंधी ऊंट पांचवी, कच्छी ऊंट छठी, बीकानेरी ऊंट सातवीं। बहुत इजी है याद करना। 4-5 तो जगहों के नाम पे बने हुए हैं और 2 आपको याद करना है, नाचना ऊंट और गोमट ऊंट। अलवरी ऊंट से अलवर जुड़ा हुआ है, जैसलमेरी ऊंट से जैसलमेर जुड़ा हुआ है, सिंधी ऊंट से सिंधी शब्द जुड़ा हुआ है, कच्छी ऊंट से कच्छ का इलाका जुड़ा हुआ है और बीकानेरी ऊंट से बीकानेर शब्द जुड़ा हुआ है। तो बहुत इजी है याद करना। राजस्थान के ऊंट पालन के लिए रेवाड़ी जाति प्रसिद्ध है। ऊंट को पालना एक कला है, ऊंट को पालना भी एक बहुत बहुत बड़ा यज्ञ है। और कौन सी प्रजाति इसके लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी ऊंट को पालने के लिए जाति प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, यह भी सवाल बन सकता है। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ऊंट के संबंधित, इस पे सवाल आते हैं और आपको अपनी तैयारी इस तरह से करनी है। ये छोटी छोटी चीजें आपको शब्दों के बीच से अपनी नॉलेज को बहुत स्ट्रांग करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगली वाली स्लाइड में बताएंगे गोरबंद क्या है। कई बार सुनते हैं, सवाल भी बनता है गोरबंद। सुनने में अक्सर हम अभ्यर्थी गलती कर बैठते हैं। गोरबंद हमको लगता है कोई स्त्री के श्रृंगार से जुड़ा हुआ कोई ऑर्नामेंट होगा, कोई आभूषण होगा। नहीं, ये ऊंट के श्रृंगार से संबंधित एक लोकगीत है गोरबंद। आगे जानेंगे। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला कहा जाता है। तो सवाल बनता है, कई सवाल पूछे जा चुके हैं, इसको बोलते हैं उस्ता कला। ऊंट की खाल पे जो कलाकारी की जाती है उसको बोलते हैं उस्ता कला। ऊंट की खाल से बनाए जाते हैं और ठंडे पानी के जल पात्रों को कापी कहा जाता है। अगर आपका जाना हुआ रेगिस्तान के इलाकों में तो आप देखेंगे कि ऊंट की खाल पे कारीगरी की जाती है, उसको तो बोलते हैं उस्ता कला। वो जो पानी के वेसल्स वो कैरी करता है अपने साथ में, उसको बोलते हैं कापी। गोरबंद, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। गोरबंद राजस्थान का ऊंट श्रृंगार पर आधारित लोकगीत है। ऊंट के श्रृंगार पे आधारित लोकगीत है, कभी कंफ्यूज मत करना आप। गोरबंद ऊंट के श्रृंगार पे आधारित लोकगीत है। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऊंट का जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसमें विटामिन सी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। और बीकानेर में एक डेयरी है जो सिर्फ इस दूध के लिए फेमस है। क्या नाम है उस डेयरी का वो भी जानिए, क्योंकि बाकी सब प्रचलित डेयरियों के नाम तो हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जानते हैं, पर यह डेयरी का नाम अक्सर सवालों में पूछा जाता है। और ये ऊंट के दूध के लिए ही प्रसिद्ध है। और कहां स्थित है? बीकानेर में। क्या है उसका नाम जानते हैं? बीकानेर की
उर्मुल डेयरी भारत की एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी है। कितना बड़ा पॉइंट, रोचक तत्व है, इसमें सवाल बन सकता है। पूरे भारत पे एकमात्र ऊंट के दूध की डेयरी कौन सी है और वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। उसका नाम क्या है? उर्मुल डेयरी। सवाल बन सकता है। गिर बाण ऊंट के नाक में पहनाए जाने वाले लकड़ी के आभूषण का नाम है, इसको बोलते हैं गिर बाण। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। सिरोही में पीपल्स फॉर एनिमल्स देश का एकमात्र ऊंट रेस्क्यू सेंटर है। कई बार ऊंट रास्ते में चोटिल हो जाते हैं, कई बार उनको गंभीर चोटें आ जाती है, उसके लिए एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में एक रेस्क्यू सेंटर है, उनको बचाने का काम करते हैं। और पूरे राजस्थान में कहाँ है? सिरोही में। ठीक है। पीपल्स फॉर एनिमल्स, PFA, पीपल्स फॉर एनिमल्स, कहाँ सिचुएटेड है ये, कहाँ स्थित है? सिरोही में। इसकी स्थापना PFA की राष्ट्रीय अध्यक्षता मेनका गांधी की पहल पर 2014 में की गई। कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ ये, किसकी अध्यक्षता में हुआ? मेनका गांधी की अध्यक्षता में हुआ 2014 में। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत रोचक तत्व हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि क्या होगा, इससे आपकी तैयारी और निखरेगी, आप और ज्यादा रक्त और वक्त दे पाओगे अपनी तैयारी में। आगे बढ़ते हैं। राज्य वृक्ष खेजड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे राजस्थान की इस पूरी धरती के लिए और इस पूरी मरुधरा के लिए बहुत गर्व की बात है। उस टॉपिक को आज हम लेके आए और उसका नाम क्या है? राज्य वृक्ष खेजड़ी। कितनी भावनाएं, कितने सेक्रीफाइसेस, कितने बलिदान जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो सब हम इस पे बात करने वाले हैं। रेगिस्तान का गौरव अथवा थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। किसे? राज्य वृक्ष खेजड़ी से। आगे बढ़ते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप सिनेरेरिया, याद रखिए, प्रोसेसिप सिनेरेरिया, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये सवाल पूछते हैं कि आप राज्य वृक्ष खेजड़ी का बॉटनिकल नेम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए साइंटिफिक नेम क्या है। उसका नाम है प्रोसेसिप सिनेरेरिया। 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। कौन सा? 1983। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कुछ कुछ चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, वो सब आपको याद रखनी है, वो आगे वाली स्लाइड में बताएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई सवाल बनेंगे आपके। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 5 जून 1988 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा नागौर जिले में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा तो नागौर जिले में है और शेखावटी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। इस वृक्ष की पूजा विजयादशमी दशहरे पर की जाती है। गोगा जी व झुंझार बाबा का मंदिर थान इसके नीचे बना होता है, ये हरदम देखा जाएगा आपको। तो इसलिए सवाल आ सकते हैं, आपको याद होने चाहिए, ये हमारी संस्कृति का बहुत अभिन्न अंग है। गोगा जी व झुंझार बाबा का मंदिर थान इसके नीचे बना होता है। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणी में जाटी व तमिल भाषा में पेमे, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी, हिंदी भाषा में दोकड़ा व विष्णुई संप्रदाय के लोग समी के नाम से जानते हैं। अलग अलग समुदाय के लोग इसे अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। वो कौन कौन से नाम थे वो हमने सबने यहाँ पे दिए हैं। ये पूरी की पूरी PDF हमारे कमेंट बॉक्स में भी दी जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी उसमें पिन किया जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, दीक्षा क्लासेस के। वहां से आपको पूरी मेरी हैंड रिटन PDF मिलेगी, तो आप उस पर नोट्स बना सकते हैं, अपनी तैयारी को और सशक्त कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो कहते हैं, सिमलो। खेजड़ी की हरी फली सांगरी, सांगरी का नाम तो हम सबने सुना होगा। अगर हम राजस्थान के हैं तो ये सबसे महंगा ड्राई फ्रूट्स की श्रेणी में आता है। ये काजू बादाम और किशमिश की दरों से कहीं ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे राजस्थान में पाया जाता है। तो जो खेजड़ी की हरी फली है उसको सांगरी कहते हैं।
हमारे राजस्थान का एक संस्कृति का अबुन हिस्सा है कैर सांगरी का साग। तो उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो खेजड़ी वृक्ष की हरी फली, जिसको सांगरी कहते हैं, वो है। सूखी फली को खोखा कहते हैं। तो पत्तियों से बना चारा लूंग लूम कहलाता है। खेजड़ी के वृक्ष को एक तो कीड़ा, एक तो खेजड़ी के वृक्ष को भी कुछ कीड़े हानि पहुंचाते हैं। तो कौन कौन से कीड़े हैं और कौन से कवक है जो इनको हानि पहुंचाते हैं वो भी हमने दिया है। तो सबसे ज्यादा कीड़ा उसको हानिकारक है उसके लिए वो है सेलेस्ट्रेना। ये सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है खेजड़ी के वृक्ष को। और कौन सा कवक है, कीड़ा भी अलग है कवक भी अलग है। तो कीड़ा कौन सा है, सेलेस्ट्रेना, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है खेजड़ी के वृक्ष के लिए। और कवक कौन सा है, ग्लाइकोट्रमा। ये दो कीड़े सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं खेजड़ी की पूरी वृक्ष को। तो इसमें सवाल बन सकता है कई बार कि वो दो कीड़ों का नाम बताइए या वो कीड़े का वो कवक का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो कीड़े का नाम हमने बता ही दिया है सेलेस्ट्रेना, और कवक का नाम बता दिया है ग्लाइकोट्रोमा। ये दो है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी की दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आजकल बहुत सारी चीजें हो गई हैं। कई बार हम जब ये प्रकृति के लिए जो बलिदान दिए गए हैं, एक वृक्ष को बचाने के लिए जो बलिदान दिए गए हैं, अक्सर चिपको आंदोलन का नाम आता है। चिपको आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन का नाम लिया जाएगा तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम लिया जाएगा, उनके बलिदान उनके कार्य सब याद किए जाएंगे। पर चिपको आंदोलन से पहले भी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना हमारे मरुस्थल में हुई है। उसके बारे में जानिए, उस कहानी के बारे में जानिए, उस त्याग के बारे में जानिए। एक वृक्ष को बचाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया। उस वृक्ष का नाम था खेजड़ी। और इसकी पूरी कथा को जानिए। खेजड़ी के लिए राज्य में सुप्रसिद्ध बलिदान अमृता देवी के द्वारा 1731 ईस्वी में दिया गया। अमृता देवी द्वारा यह बलिदान भाद्रपत्र शुक्ल दशमी को जोधपुर के खेजड़ी गांव में 363 लोगों के साथ दिया गया। इस बलिदान के समय जोधपुर के शासक अभय सिंह जी थे। जोधपुर के जो शासक थे अभय सिंह जी, हमारा मेहरानगढ़ का जो किला है, जोधपुर के किला को बोलते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, उसकी रख रखाव करवानी थी, उसकी देख रेख करवानी थी। उनको लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि जाइए आसपास के गांव में जाइए और लकड़ी लेके आइए, क्योंकि उस समय बाकी सब संसाधन आधुनिक नहीं हुआ करते थे। तो रख रखाव का काम हुआ करता था, उसमें लकड़ी का बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता था। तो उन्होंने आसपास अपने सैनिकों को दौड़ाया, जाइए और तुरंत प्रभाव से लकड़ियों का बंदोबस्त करके जाइए। क्योंकि राजस्थान में हरदम तापमान ज्यादा रहता था, लकड़ियों का अभाव था, हरियाली का अभाव था। तो सब सैनिक आसपास के गांव में गए। जब वो खेजड़ी गांव पहुंचे तो चूंकि उनके पास सत्ता का प्रभाव था, उन राजा का आदेश था, और उसी आवेश में या उसी जोश में वो फटाफट लगे और सारे पेड़ काटने लगे। उसमें खेजड़ी वृक्ष जब आया उसको भी काटने लगे। तो अमृता देवी ने बहुत विनम्रता से उन्हें बोला कि ये वृक्ष मत काटिए, ये बिल्कुल नहीं काटें, ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, इसे ना काटे। पर वो एक बात नहीं सुनी उन्होंने। तो बार बार अनुरोध करने के बाद भी वो नहीं माने। तो अमृता देवी और उनके साथ उनके परिवार के लोग और आसपास के लोग, जिनकी संख्या थी 363, वो स्वयं और 363 लोग और सब पेड़ से चिपक गए। और पर सैनिकों ने एक ना सुनी, उन्होंने पेड़ काटने शुरू किए, क्योंकि राजा का हुक्म था, मेहरानगढ़ दुर्ग को रिपेयर करवाना था, मरम्मत करवानी थी। तो उन्होंने काटे तो कई लोगों के बलिदान हुए। तो 363 लोगों ने एक वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी के साथ अपना बलिदान दिया। और उस समय के इतिहासकारों की माने तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद में अभय सिंह जी जो महाराजा थे, उस समय के शासक थे, उन्होंने क्षमा याचना जारी की, क्षमा मांगी। और ये कहानी वृक्ष के लिए, प्रकृति के लिए बलिदान, जब भी बलिदान प्रकृति के लिए दिए गए हैं, ये कहानी सबसे ज्यादा अलग है, सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होती है। और ये सर्वोच्च बलिदान खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए दिया गया। मैं आपको बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
तो उस समय लोगों ने क्या इमोशंस रखे होंगे, क्या उनकी भावना थी। वो एक कहावत भी है कि अगर एक वृक्ष को बचाने के लिए एक सर देना पड़े तो सर दे दो पर वृक्ष बचा लो। ये उसका लाइव एग्जाम्पल है। इसीलिए चिपको आंदोलन के पहले ये आंदोलन हुआ था और एनसीईआरटी ने भी अब इस घटना को अपने पुस्तकों में डाल रखा है, उल्लेख कर रखा है, क्योंकि इतना बड़ा आप हमारे लिए जब एनसीईआरटी के लिए तो सिर्फ आंकड़े हैं 363 और अमृता देवी का नाम, पर 363 और अमृता देवी ने उस समय सर्वोच्च बलिदान दिया खेजड़ली वृक्ष को बचाने के लिए। तो एनसीईआरटी ने अपने किताब में उस चीज को डाल रखा है, उसको मैं आपको दिखाता हूं। एनसीईआरटी बुक्स ने साफ साफ लिखा हुआ है, अमृता देवी बिश्नोई who in 1731 sacrificed her life along with 360 others to protect a tree named as खेजड़ली। कौन से गांव में हुआ था ये? खेजड़ली ट्रीज इन खेजड़ली विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान। खेजड़ली विलेज जोधपुर के नजदीक राजस्थान में सर्वोच्च बलिदान इस वृक्ष को बचाने के लिए दिया गया। तो ये सब कहानियां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमको मोटिवेट करती है कि अगर आप किसी चीज को तहे दिल से उसकी पूजा करते हैं तो फिर आप अमर हो जाते हैं। तो ये उसका सर्वोच्च उदाहरण है और हम सबको ये हमारे स्मरण में रहना चाहिए। हमारी संस्कृति में से बहुत सारे बलिदान है, पर यह बलिदान सर्वोच्च उसमें से उस समय दिया गया है, तो ये हमारी मेमोरी में होना चाहिए। इसमें सवाल भी बन सकते हैं और सवाल ना बने तो हम हमारी संस्कृति के और करीब पहुंच जाएंगे। जब इन चीजों को जानेंगे हमको गर्व महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका और खडाना कहलाता है। विश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खडाना कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकते हैं। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 12 सितंबर 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978। पहला खेजड़ली दिवस कब बनाया, कौन से वर्ष में बनाया? 1978। 1978 वाज द ईयर। 44 साल हो गए उस बात को, पर आज भी जब कहानी बताते तो ऐसा लग रहा है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। इस पुरस्कार के तहत संस्था को 50,000 रुपए, व्यक्ति को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। यह भी सवाल बन सकता है, क्या इसकी राशि है? सबसे पहला अमृता देवी पुरस्कार, वन्य जीव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ और वो कहां से आते हैं? तो पाली के गंगाराम बिश्नोई जी को पहली बार यह पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं। हमने ये छोटे छोटे प्रयास इसलिए किए कि आप इन सब चीजों को अपने स्मरण शक्ति में डाल सकें, इस तहत अपनी तैयारी को और सशक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुष्प, ये भी एक सवाल बन सकता है। रोइडा का फूल, रोइडा का फूल केसरिया कलर का होता है, इस इमेज में दिखाया गया है। रोइडा का फूल को 21 अक्टूबर 1983, अगर आप देखेंगे हमारे इस प्रेजेंटेशन में अभी तक जो भी जो चिन्ह है या पुष्प है या जो जानवर हैं या वन्य जीव है, इन सब के अगर वर्ष देखेंगे तो 1981 और 83 कॉमन मिलेंगे। तो आपकी तैयारी करें तो आप इस तरह से आप अपनी तैयारी को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि कैसे इनको याद रखें। रोइडा के फूल को 21 अक्टूबर 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसे मरुशोभा, मरुस्थल की शोभा, मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। मरुशोभा इसलिए कहते हैं, जब दूर से देखते हैं तो ये जो फूल है बहुत कलरफुल लगते हैं, रंगीलो राजस्थान। दूर से देखते हैं तो इन पेड़ों पे वो रंगीले केसरिया कलर के जो फूल हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं और इस पूरी मरुस्थल की धरती की शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मैंने आपको पहले ही बोला है। बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम ऑलवेज हैव टू बी लर्न्ड। बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम आपको याद ही रखना पड़ेगा। टिकोमेला अंडुलेटा, ये इसका बॉटनिकल नेम है, टिकोमेला अंडुलेटा। रोइडा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। रोइडे के पुष्प मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं। इन पुष्पों का रंग गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया था, इनका रंग केसरिया
और हिरमिच पीला होता है। जोधपुर में रोहिड़े को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में इसको मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है, रोहिड़े के फूल को। ये सब सवाल बन सकते हैं। तो हमारी संस्कृति को और अच्छे से जानें, अपनी तैयारी को और मजबूत करें। आगे बढ़ते हैं। दीक्षा क्लासेस में हमारे एक बहुत अच्छा एक रिवाज है जो पिछले 19-20 वर्षों से चला आ रहा है, क्योंकि हमारे जो फाउंडिंग एमडी है, सीईओ है, अनुभव वार्षे सर, वो खुद एक एक्स आरएस ऑफिसर है। वो हरदम बच्चों को यही कहते हैं कि अपनी तैयारी को अगर परखना है तो जिस तरह से हम डेली टूथपेस्ट करते हैं, डेली पेस्ट डेली टेस्ट, जिस तरह से आप पेस्ट करते हो वैसे आप टेस्ट दो। तो अगर आप टेस्ट दोगे, जैसे आप पेस्ट करना नहीं भूलते, वैसे आप टेस्ट देना भी मत भूलें। अगर डेली पेस्ट कर रहे हो तो डेली टेस्ट दो, डेली पेस्ट कर रहे हो तो डेली टेस्ट दो, तो सफलता जरूर टेस्ट करोगे। तो तीनों वर्ड जुड़े हुए, पेस्ट, टेस्ट और टेस्ट। पेस्ट करो रोज, टेस्ट दो रोज, सफलता जरूर करोगे टेस्ट। तो इसीलिए हमने आज जो आपको बताया है उस पर कुछ सवाल हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। तो ये भी आप रख सकते हैं दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया, राजस्थान दिवस अलग है, राजस्थान स्थापना दिवस अलग है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? मैंने बताया था 1981 वॉज द ईयर जब इसको घोषणा की गई। गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी बताया गया। राजस्थान का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? चिंकारा। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट। रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं वो भी मैंने बताया आपको। राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह भी सवाल पूछा गया है ऑलरेडी एग्जामिनेशंस में। तो मैंने पहले बताया था प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ये किसका नाम है? कि जल्दी के वृक्ष का। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था। प्रयास में साहस है। जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही रोचक टॉपिक्स हम लेके आते रहेंगे। आपकी कोई जिज्ञासा है जो हमारे इस छोटे से प्रयास में नहीं कवर की गई तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम तुरंत उसका जवाब देगी। बने रहिए हमारे साथ। अगला भाग 2 भी हम लेके आने वाले हैं, उसके पश्चात भाग 3 लेके आएंगे राजस्थान के प्रमुख चिन्ह के बारे में। पीयूष पुरोहित, वाइस प्रेसिडेंट, दीक्षा क्लासेस, साइनिंग ऑफ। हैव ए नाइस डे।